स्वागत है आपका वानी टॉक्स पर, जहां हम खोलते हैं वो डार्क चैप्टर्स जो इंसानियत के लिए एक नाइटमेयर से कम नहीं है। पिछले एपिसोड में हमने सुना था डीडा का ब्रूटल मर्डर की कहानी और छोड़ा था आपको एक सवाल के साथ, क्या कभी किलर पकड़ा गया? आज हम उसी मिस्ट्री को आगे बढ़ाते हैं। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का एक एक टुकड़ा जोड़कर एक सीरियल किलर की असली चेहरे दुनिया के सामने रखा। लेकिन ये चेहरा सामने आने तक कितनी जाने जा चुकी थी और क्या उसने अपना क्राइम कभी कबूल किया था या नहीं? तैयार हो जाइए, क्योंकि ये कहानी एक ऐसे इंसान की है जिसके दिमाग के अंधेरे को समझना भी एक मॉन्स्टर का सामना करना जैसा है। और हाँ, अगर आप लोगों को वानी टॉक पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट ही मुझे और ऐसी चिलिंग एपिसोड्स बनाने की मोटिवेशन देता है। 1 महीना बीत चुका था डीडा के मर्डर को, लेकिन अब तक कोई अरेस्ट, कोई सस्पेक्ट नहीं था। पुलिस के हाथ सिर्फ एक ब्रूटल क्राइम का सीन ही था। जब फोरेंसिक प्रोफाइलिंग हुई तब एक बहुत चिलिंग फैक्ट सामने आया कि डीडा और एक अनआइडेंटिफाइड विक्टिम दोनों के हेड और आर्म्स उनके मरने के बाद काटे गए थे। और ये काम कोई बिगनर का नहीं था, क्योंकि कोई भी हेजिटेशन मार्क नहीं था वहाँ पे। कट्स बहुत ही क्लीन और कॉन्फिडेंट थे। स्ट्रगल मार्क्स, पंचर वुंड्स, स्पाइन तक नाइफ से बार बार वार किया गया था। विक्टिम के हाथ पीठ के पीछे बांधे हुए थे और उन्हें रिपीटेडली स्टैब किया गया था। मेडिकल एग्जामिनर के अकॉर्डिंग उनका रेप भी हुआ था। 3 दिन लगातार उन्हें सेक्सुअली टॉर्चर किया गया था। और सबसे चिलिंग फैक्ट ये था, दोनों बॉडीज की टाइम ऑफ डेथ अलग अलग था। मतलब जब एक के साथ कुछ हो रहा था तो दूसरा उसे देख पा रहा था। अब आप सोच के देखिए, अगर आपके सामने किसी को बहुत ब्रूटली मर्डर किया जा रहा है और आपको पता भी है कि नेक्स्ट आपकी टर्न है, उस टाइम में आपके दिमाग में कितने चिलिंग थॉट्स आते होंगे। न्यूयॉर्क एक डार्क अंडरवर्ल्ड था जहाँ लाइव सेक्स शो, पार्टनर स्वैप्स और इलीगल ब्रॉथल्स ओपनली ऑपरेट करते थे। वहाँ एक जगह थी प्लेटो रिट्रीट। ये एक सेक्स क्लब था। पूल, जकूजी, प्राइवेट बूथ और ओपन सेक्स एक्सचेंज चलता था। जहाँ फैंटेसी खत्म होती थी वहीं टॉर्सो किलर का नाइटमेयर शुरू होता था। अब डीडा के मर्डर को 5 महीने बीत गए थे। 15 मई 1980 पुलिस को एक कॉल आता है मेडिसन एवेन्यू के एक होटल से। रूम में आग लगी हुई थी अगेन। फायर फाइटर को अंदर एक म्यूटिलेट बॉडी मिलती है। विक्टिम का नाम था जेन रेन, एक सेक्स वर्कर जो कि बीटन, टॉर्चर, नेकेड और उसका गला घोटकर मारा गया था। इस बार हाथ और सर दोनों थे, लेकिन उसकी ब्रेस्ट को काटकर हेडबोर्ड पे सजा दिया गया था। सीन बहुत डिस्टर्ब था, जैसे किसी ने कोई रिचुअल परफॉर्म किया हो। फिंगरप्रिंट से पता चल जाता है जीन पहले भी अरेस्ट हो चुकी थी। वो एक माँ थी जो एज अ सेक्स वर्कर इसलिए काम करती थी ताकि वो अपनी बेटे की कस्टडी वापस ले सके और उसके लिए पैसा कमा सके। पुलिस ने ये क्लियर कर दिया था ये वही किलर है जो टाइम स्क्वायर के आसपास ही ऑपरेट करता है। मीडिया ने उसी टाइम इसको नेम दिया था द टॉर्सो किलर, जिससे अभी तक ये फेमस है। जब ये न्यूज फैली, सेक्स वर्कर की कम्युनिटी डर से कांप उठी थी, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। उनको काम पे जाना ही पड़ता था, क्योंकि उनके पिम्प्स उनको रिपोर्ट नहीं करने देते थे। उनके हाथों पे अलग से मार्क कर दिए जाते थे, क्योंकि तुम इस पिम्प की प्रॉपर्टी हो तो वो मार्क हो जाता था। अब तक पुलिस ये समझ गई थी, दिस इजंट जस्ट अ मर्डर, ही इज अ साइकोपैथ, अ सेक्सुअल सैडिस्ट। सेक्सुअल सैडिस्ट एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है। ऐसे लोग इनिशियली नॉर्मल पॉर्न, मैगजीन या फैंटेसी से स्टिमुलेट होते हैं, पर वक्त के साथ उनकी नीड्स भी एस्केलेट हो जाती हैं और वो थ्रिल सीन से नहीं मिलता, उन्हें रियल विक्टिम चाहिए होते हैं। और जब उन्हें वो पावर मिलती है कंट्रोल करने की, दर्द देने की, दे स्टार्ट गेटिंग प्लेजर फ्रॉम देयर पेन। आयरनी ये है, ये लोग सोसाइटी में बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं। इनकी नॉर्मल फैमिली होती है, फुल टाइम जॉब होती है, स्माइल करते, हर किसी से हंसते हुए मिलते हैं, पर इनके पीछे, इनके दिमाग में क्या रियलिटी होती है ये किसी को नहीं पता होता। अब जब तक न्यूयॉर्क में इन्वेस्टिगेशन चालू थी, पर अब किलर स्टेट लाइन क्रॉस कर चुका था, वो न्यू जर्सी में पहुंच चुका था। 5 मई 1980 न्यू जर्सी का क्वालिटी इन का रूम 132। एक मेड को वैक्यूम करते वक्त कोई सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन फील होती है। जब वो बेड के नीचे देखती है तो उसे एक न्यूड लड़की की लाश मिलती है, जिसे हैंडकफ किया गया था उसकी पीठ के पीछे मुड़कर। विक्टिम का नाम था विलेयर स्ट्रीट, एक 19 ईयर ओल्ड सेक्स वर्कर। उसके मुंह पर टेप लगी हुई थी, बिल्कुल ब्रूटल असॉल्ट किया था और लास्ट में उसका गला दबा के मौत कर दी गई थी। पुलिस को कुछ समझ नहीं आया। हैंडकफ का प्रिंट भी निकाले गए, पर डेटाबेस से कुछ मैच नहीं हुआ। न्यू जर्सी के एक ऑफिसर को एक बहुत ही पुराना केस याद आता है, दिसंबर 1977 का। मेरियन कार, एक नर्स जो न्यूयॉर्क से आई थी अपनी माँ को मिलने के लिए। लास्ट टाइम इसी होटल के बाहर पार्किंग लॉट में उसे एक आदमी के साथ आर्ग्यू करते हुए देखा गया था और उसी के बाद उसी पार्किंग लॉट की एक गाड़ी के बीच में उसकी लाश मिलती है। सेम पैटर्न, हैंडकफ, असॉल्टेड, मर्डर्ड एंड रेप। यहाँ से ये क्लियर हो गया था कि कोई सीरियल किलर न्यू जर्सी में भी एक्टिव है। लेकिन तब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी की पुलिस के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं था, कोई शेयर डेटाबेस नहीं था और केसेस सेपरेटली ट्रीट किए जाते थे। कोई भी केस जो न्यू जर्सी में होता था उसका कोई भी कोऑर्डिनेशन न्यूयॉर्क नहीं भेजा जाता था, और कोई भी किलिंग अगर न्यूयॉर्क में होती थी वो न्यू जर्सी नहीं भेजी जाती थी। अब न्यू जर्सी की पुलिस को एक आइडिया आता है कि जितने भी सेक्स ऑफेंडर आज तक केस फाइल हुई उनके बारे, उनकी लिस्ट निकाली जाए और वहाँ से एक नेम
सामने आता है रिचर्ड कॉटिगन, न्यू जर्सी में रहने वाला फुल टाइम कंप्यूटर ऑपरेटर, एक फैमिली मैन, एक वाइफ और 3 बच्चे। रिचर्ड कॉटिगन पे तब किसी एक सेक्स वर्कर ने केस फाइल किया था कि उसने असॉल्ट किया है, न्यूयॉर्क से बुक किया पर यहाँ आके न्यू जर्सी पे असॉल्ट किया। उस पे जब केस फाइल होता है, कोर्ट लेके जाया जाता है, बट वो सेक्स वर्कर कोर्ट में आती नहीं, इसलिए उसे फ्रीली छोड़ दिया जाता है। इसी केस के अकॉर्डिंग वो पुलिस के डेटाबेस में आ गया था, पर सेक्स वर्कर के कोर्ट में ना आने के कारण वो फ्रीली घूम रहा था। न्यूयॉर्क में जेन रेन की मौत को 7 दिन हो चुके थे और न्यू जर्सी में विलेयर स्ट्रीट की 18 दिन। किलर फिर से निकलता है अगले शिकार की तलाश में, लेकिन इस बार उसका सामना होने वाला था एक ऐसी मूवमेंट से जो उसके खिलाफ सबूत बन सकती थी। अगले एपिसोड में द मिस्टेक दैट ब्रॉट हिम डाउन, कैसे एक सर्वाइवर, एक टैक्सी ड्राइवर और एक ब्लडी ट्रेल बन गया टर्निंग पॉइंट इन कैचिंग द टॉर्सो किलर।